हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे टोटल 100 क्वेश्चन। राइटिंग में 54 नंबर क्वेश्चन 2 बार हो गया है, इसलिए 101 क्वेश्चन है टोटल। इलेक्ट्रिसिटी से और लाइट से टोटल 100 क्वेश्चन है, टोटल मिलाकर 201 क्वेश्चन है। आज हम लोग जितना कर पाएंगे करेंगे, उतना क्वेश्चन आपके ग्रुप में चला जाएगा और उसके बाद आपको उसका क्वेश्चन अपना आराम से लिख लेना है, उसे याद भी कर लेना है। और कुछ ऐसे चीज आपको मिलेंगे जो आप अभी तक पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट भी आज हम आपको ठीक कर देंगे। फिर अगले संडे को बचा खुचा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो करा देंगे। एक लास्ट क्लास होगा जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव होगा केवल, और वो एकदम हाई हिट गेसिंग होगा, मतलब उसमें एग्जाम में आने का सबसे ज्यादा चांस रहेगा। मतलब जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे उसमें गिना चुना हुआ जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होगा 50 ठो, वो लास्ट में वो बहुत काम करेगा आपके लिए। पहले हम लोग जितना हो सकता है, जितना दायरा है पूरा फिजिक्स का, वो सारा ऑब्जेक्टिव करेंगे। सो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। 2023 ये रहा। चलिए, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, आपको बोलना नहीं है, हाथ उठाना है, ठीक है, हाथ उठाना है। ए पर, बी पर, डी पर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई। इस तरह का जो मोमेंट हो रहा है, बी पर सब लोग हाथ उठा रहे हैं, कभी कभी अपना क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही अच्छा जवाब है आपका। अगर आवेश रुका हुआ हो तो वो केवल क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एकदम बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश दोनों उत्पन्न करता है क्या? मतलब कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र? पता है, इसका मतलब हुआ केवल एक, या लग जाए तो केवल एक होगा। डी में देखिए, बी और सी दोनों, तो आंसर डी होगा। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, आवेश उत्पन्न किए जा सकते हैं सभी, प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा और घर्षण द्वारा, तीनों द्वारा आवेश उत्पन्न होता है, इसलिए इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, गंधक और रबर को परस्पर घर्षण कराने से गंधक पर प्राप्त होगा धन आवेश। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई याद करिए, बिल्ला काका वाला है, बिल्ला तब बिल्ली हो जाएगा, है ना। बिल्ला काका कांच, है ना, कागज। उसके बाद काका, बिल्ला काका रेशम, में मतलब मनुष्य, लकड़ी, है ना, मनुष्य, रेशम में लकड़ी, धर धातु, धर गए रबर, रबर गए गंधक, आ गया गंधक, एबोनाइट, एबोनाइट, ये रहा। तो क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में क्या था? गंधक और रबर, गंधक और रबर, गंधक और रबर। तब गंधक और रबर में रबर पर प्लस आएगा और गंधक पर माइनस आवेश आएगा, तो भाई आंसर क्या होगा? किस पर पूछ रहा है? गंधक पर, तो गंधक पर ऋण आवेश, ऋण आवेश। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये रहा, स्प्रिंग पर आवेश। आप लोग क्वेश्चन का आंसर नोट करते जा रहे हैं ना, जैसे एक का ए, दो का बी, ऐसे जो भी हो रहा है। तो स्प्रिंग पर आवेश देने से, आपको मालूम है स्प्रिंग पर आवेश देने से, ये रहा स्प्रिंग, इस पर पॉजिटिव चार्ज अगर देंगे तो ये बीच में दूरी बढ़ेगा, प्रतिकर्षण होगा, तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अभी हाथ उठाने का, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हाथ उठाओ। ए पर, ए पर, बी, वाह बहादुर, बहुत अच्छा। ये तो फेमस क्वेश्चन हो गया गरखा में। मतलब इस गरखा में ये क्वेश्चन इतना फेमस हो गया है कि हमारे स्टूडेंट जो है ना, टीचर से भी पूछते चल रहे हैं कि बताओ आवेश का मूल गुण क्या होता है, तो आंसर बोल रहे हैं लोग दोनों, और हमारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि नहीं सर ये तो प्रतिकर्षण होगा, आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है।
तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, हम लोग के गरखा में हर साल ये बहुत ज्यादा फेमस हो जा रहा है। चलिए बहुत अच्छा आप लोग जवाब दिए, प्रतिकर्षण। इस पर हाथ उठाना है आपको 7 नंबर के लिए, पहले पढ़ लीजिए। उदासीन, उदासीन वाले हाथ उठाओ। अच्छा ऋण वाला, अच्छा इनमें से कोई नहीं, धन वाला, अच्छा दोनों, वाह वाह। आपको मालूम है आवेश चाहे धन हो या ऋण, धन होगा तो ऋण को भी खींच सकता है, उदासीन को भी खींच सकता है। ऋण भी होगा तो वो धन को खींच सकता है या उदासीन, दोनों को खींच सकता है। इसलिए आंसर हो जाएगा दोनों, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन पढ़िए। ये देखिए पढ़ लीजिए और हाथ उठाना इस पे। क्या हुआ, सोच लिया सब? ए पर वाले हाथ उठाओ, ए पर। बी वाला, बी पर कुछ लोग हैं, लगता है मिजाज हरियर गया इस सवाल पर। सी और डी पर, अच्छा ऐसा है तो देखते हैं क्या करें। दो वस्तु ए और बी चालक हैं, दो वस्तु ए और बी चालक हैं जिन पर विभव समान है। विभव समान होने का मतलब आदमी की संख्या समान, समझ में आया? उसके बाद कह रहा है कि दोनों पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? ध्यान से समझिए, क्या समान होने के लिए बोला है? विभव समान होने का मतलब होता है कि आदमी की संख्या समान। अगर हम तुमसे कहें कि एक कमरा है छोटा सा, एक कमरा है बड़ा सा, इसमें 10 गो आदमी अटता है, इसमें 50 आदमी अट जाएगा, तो पूरा 200 आदमी कोचा गया है एकदम, अब 50 आदमी में कोचा गया है, ठीक है? तो हम ये कहेंगे कि जितना गर्मी ए में लगेगा उतना गर्मी इसमें भी लगेगा, क्योंकि सब तक कोचाइए गया है। अगर ये रूम बड़ हो ये रूम छोटा हो, 50 आदमी इसमें अटेगा और 10 आदमी इसमें, इहो पूरा कोचाया हुआ है, तो जितना गर्मी इसमें उतना ही गर्मी इसमें। समझ में आया? अगर दोनों रूम के साइज बराबर हो और 10 आदमी है, तो जितना गर्मी इसमें उतना गर्मी इसमें। गर्मी माने विभव, इसमें देखिए इसमें भी विभव, इसका विभव V1 और V2 हो, तो ये दोनों आपस में क्या है? सब में विभव क्या है? लेकिन आदमी की संख्या अलग अलग है। हो सकता है कि आदमी की संख्या यानी कि Q1 और Q2 में Q1 छोटा हो किस चीज से? Q2 से। ये पॉसिबिलिटी है कि Q1 बड़ा हो किस चीज से? Q2 से। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि Q1 Q2 के क्या हो? बराबर। तो जब भी विभव बराबर हो तो आवेश के मान बड़ छोट बराबर तीनों हो सकता है, इसलिए आंसर क्या होगा? सभी। तो सभी आंसर डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और सोच समझ के जवाब दीजिएगा। 9 नंबर। आंसर नोट कर लीजिएगा अपना, ठीक है? कंफर्म? सी वाले हाथ उठाओ, सी वाला। ए पर कोई है? ए पर? बी पर कुछ लोग हैं, और डी पर, सभी पर। फिर से सभी होगा, काहे कि देख लीजिए सवाल उसी टाइप का है। नहीं, चलो देखते हैं। धातु के दो गोलों पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है। आदमी की संख्या जो है वो Q1 है, वो क्या है? Q2। दोनों गोलों को संपर्क में लाने पर, अब दोनों गोलों को संपर्क में लाएंगे तो लाने पर आवेश का स्थानांतरण नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रूम में आदमी पूरा ठकचल है, एकदम भरल है। ए में के आदमी ओ में नहीं जा सकता, उसमें का आदमी, जैसे तुम लोग पूरा भरे हुए, तो दोनों में हो सकता है कि एगो रूम बड़ हो एगो रूम क्या हो? छोटा। हो सकता है कि दोनों में, एक बात कंफर्म है कि दोनों रूम पूरा फुल है। अगर पूरा फुल है तो इसका मतलब हुआ कि विभव बराबर है, इसलिए इसमें का आदमी उसमें नहीं जा सकता, उसमें का आदमी इसमें नहीं जा सकता। यानी विभव समान होगा तभी आवेश नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? आवेश का स्थानांतरण कब नहीं होता है? विभव समान हो। यहाँ कह रहा है कि स्थानांतरण नहीं हो तो क्या सही है? तब V1 बराबर क्या है? V2। और सी बिल्कुल सही जवाब दिए हो, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का जवाब बताइए।
सी पर हाथ उठाइए। सी वाले बड़ा कम लोग उठा रहा है। ए पर और बी पर, डी पर। चलो, धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं, सी पर ही ना। चलो सी, अभी सोच सोच के आ रहा है आंसर धीरे धीरे। दो गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 है। तो मतलब त्रिज्या बोलने का मतलब आकार, आकार के बारे में बोल रहा है। R1 बड़ा मतलब गोला पहला वाला बड़ा है, और R2 छोटा मतलब एक छोटा सा है। एक छोटा है और एक क्या है, बड़ा है। कह रहा कि मतलब आवेश बराबर है। आवेश बराबर होने का मतलब हुआ कि एक घर में अगर 10 आदमी है तो दूसरा घर में भी 10 आदमी है। अब तुम सोचो, एक घर ये पूरा बड़ा है क्योंकि R1 बोला है ना बड़ा। देखो R1 ग्रेटर देन बोल रहा है, तो एक घर बड़ा और एक घर क्या हो गया, छोटा। इसमें 10 आदमी, इसमें भी 10 आदमी, किसमें गर्मी ज्यादा लगेगा, छोटा वाला घर में गर्मी ज्यादा लगेगा। V2 का मान ज्यादा होगा किस चीज से, V1 से। V2 इज ग्रेटर देन V1। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही अच्छा सही जवाब है आपका, आंसर सी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, 11 नंबर पढ़िए। ए डी, अरे बहुत लोग अलग अलग आंसर दे रहा है। चलो आंसर ए किसका है, ए की कौन कौन है हाथ उठाओ। ए पर, ए पर 2-3 है। बी पर, बी पर बहुत लोग है, वाह बहुत अच्छा। और सी पर, सी पर कोई है। डी पर सोच रहा था कि डायलॉगों कहने मारे हैं, कोई है माइकल लाल ऐसे बोलने वाली, चलो मारेंगे कभी कभी। डी पर कोई नहीं है। चलो चेक करते हैं। ताप 40 से 10, ताप घटा है कि बढ़ा है। एक वो बहुत बढ़िया आपको चीज बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में इसके बेस पर सवाल आएगा। हमारे प्रकृति में दो तरह का पदार्थ होता है जो कि विद्युत का चालन करता है। कुचालक तो आप जानते ही हैं कि अधातु होते हैं, लेकिन जो विद्युत का चालन करते हैं वो एक धातु है, एक वो उप धातु है जिसे अर्धचालक भी कहते हैं। अर्धचालक में आपका सवाल कुछ पूछेगा सिलिकॉन पर या जर्मेनियम पर, ये दोनों आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। अब सिलिकॉन अर्धचालक है, आपको याद क्या रखना है समझिएगा। धातु मतलब कि लोहा तांबा ये सब हो सकता है। एक तरफ अर्धचालक को कीजिए और एक तरफ धातु को, और अपना बुद्धि लगाइए ध्यान से। आपको सोचना है कि अगर हम किसी तार को गर्म कर देंगे, अगर किसी तार को गर्म कर देंगे, जैसे तांबा के तार है, यहाँ से तांबा के तार गुजर रहा है, बल्ब खूब बढ़िया लाइट कर रहा है, और तांबा के तार को रास्ते में गर्म करने लगे तो ये लाइट कम होने लगेगा, लाइट का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गर्म करने से धारा रुक जा रहा है, धारा में रुकावट उत्पन्न हो रहा है। समझ में आया। उहे तनी धूप के बारे में सोचना, जितना ज्यादा लाइट आएगा उतना ज्यादा तुम्हारा सोलर बैटरी चार्ज करेगा, ठीक है। और सोलर जो होता है वो सिलिकॉन से बना होता है। तो यहीं से तुमको याद रहेगा कि वो ज्यादा गर्म होने पर धारा खूब कब बहता है, जब सिलिकॉन का बात हो। और ज्यादा गर्म करने पर धारा रुकता है जब किसका बात हो, जब कॉपर का बात हो, तांबा का बात हो, लोहा का बात हो। तो तुम्हें याद रखना है ताप बढ़ाने से प्रतिरोध माने रुकावट किसमें बढ़ता है, धातु में बढ़ता है। और चालक में क्या होता है, घटता है। ताप बढ़ाओगे तो बहुत अच्छा काम करेगा कौन, अर्धचालक। ताप घटा दोगे ना तो कुचालक जैसा हो जाएगा। समझ में आया, इतना याद रखना। अब सवाल देखो, 40 से 10 ताप घट गया। ताप अगर घट गया तो समझो अच्छा चालन नहीं करेगा कौन, सिलिकॉन। तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, रुकावट बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो देखो क्या पूछ रहा है, लोहा और सिलिकॉन, में लोहो पूछ दिया है और सिलिकॉन भी पूछ दिया है। अब क्या कर रहे हैं, ताप को घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं। ताप अगर घटाएंगे तो फायदा किसको होगा, लोहा को फायदा होगा, सिलिकॉन को घाटा होगा। लोहा का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। लोहा का प्रतिरोध बढ़ेगा, रुकावट बढ़ेगा। जिस ऑप्शन में पहले होगा वही आंसर होगा।
बढ़ेगा घटेगा, इधर बढ़ेगा बढ़ेगा कर दिया, ये तो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? बी। बोलो बुझाया कि नहीं? क्लियर हो गया? याद रखना है धातु का प्रतिरोध कब बढ़ता है? जब ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं। सिलिकॉन का प्रतिरोध कब घटता है? जब ताप क्या करते हैं? घटाते हैं। बोलो क्लियर हो गया? है? क्या होगा? अरे भाई आंसर ए होगा इसका। हम जानते हो क्या दिमाग में सोच रहे थे? ताप के बारे में कि ताप बढ़ाया गया है, जबकि यहाँ पे ताप क्या किया गया है? घटाया गया है। अगर यहाँ बढ़ता 10 से 40 रहता तब आंसर बी हो जाता, लेकिन यहाँ 40 से 10 हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कुछ बज रहा है क्या? है? लाइन नहीं है क्या? लाइन नहीं है? उधर से लाइट बंद करो तो। क्या हुआ? अरे लाइन रहेगा तबे ना हो पाएगा। कोई बात नहीं। अरे लाइन का तब लाइन खराब नहीं ना है, तुम लोग तो मालूम होगा। हम तो आ जाएंगे। चलो ठीक है, लाइन का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बजने लगेगा तो रोकना पड़ेगा। चलो ये रहा क्वेश्चन, बोलो। ओके नहीं है, 0 केल्विन है। 0 केल्विन। ओके समझ रहा है सर। 0 केल्विन पर सिलिकॉन व्यवहार करता है। अर्धचालक सी, हाथ उठाओ। महागलक, भयानक गलत। अचालक, जब ताप घटा दोगे तो वही अर्धचालक कुचालक बन जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अचालक, ए हो जाएगा। अब पहला का आंसर गलती से बी नहीं ना मार दिए हो। बी कब मारोगे? जब 10 से 40 रहता, 40 से 10 है, इसलिए ए आंसर होगा। हाँ पढ़ो। हाँ तो आंसर ए होगा। अच्छा बी, ए होगा। ए पर हाथ उठाओ। कुछ ही लोग हैं। बी सी होगा है? हाँ इस पर डी पर बोलिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है? चलो ए होगा ना? ए वाले हाथ उठाओ। आदमी के नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है, तुम लोग का भी वही हाल है। सुनो अब आंसर क्या होगा, कैसे पता करेंगे? सुनो, समान लंबाई और समान प्रतिरोध का एक तार लोहा और दूसरा तार चांदी। तुमको इसे बनाना है अगर तो पहले रफ कर लो। जैसे समान लंबाई है ना, तो दो गो तार खींच रहे हैं। सुनो ये देखो, एक तार ये हो गया, ये लोहा का तार ले लेते हैं, एक चांदी का। हेलो, हाँ जब समझा रहे हो तो ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे फायदे का चीज है, ठीक है? लगता है बिजली आ गई, चलो कोई बात नहीं। अब मैं ये बोल रहा था कि ये चांदी और ये लोहा दोनों का लंबाई बराबर है, लंबाई बराबर लिए हैं। अब समान प्रतिरोध का मतलब हुआ कि ए अगर 10 ओम का है तो ये भी कितना ओम का होगा? 10 ओम का। अब यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव और क्लियर होगा तुम्हारा। याद रखना, जब तार को मोटा करोगे तो धारा बहुत अच्छा से बहेगा। तार को मोटा करोगे तो धारा अच्छा से बहने का मतलब हुआ प्रतिरोध कम हो जाना, प्रतिरोध कम हो जाएगा। समझ में आया? और तार को पतला करोगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, धारा अच्छा से नहीं बहेगा।
अब तुमको मालूम है कि चांदी या लोहा में सबसे अच्छा धारा का चालक कौन है? चांदी है, ये तो बात तय है। तो याद रखो, चांदी का तार अगर इतना पतला है ना, तो कम से कम लोहा को इतना मोट करना पड़ेगा, तब इसमें धारा बहुत अच्छा से बहेगा। क्योंकि चांदी का एक पतला तार और लोहा का एक मोटा तार अगर करेंगे तब जाकर के ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। अगर इसे 10 ओम रखना है तो तुमको मालूम है कि सबसे अच्छा चालक तो चांदी है, तो अच्छा चालक है तो इसका प्रतिरोध कम होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा। अगर तुम चाहते हो कि इसके प्रतिरोध को कम करके 10 ला दो, इसके बराबर ला दो, तो इसकी मोटाई बढ़ानी पड़ेगी। तो किसकी मोटाई बढ़ानी पड़ेगी? लोहा की। तब एक लेवल में आया। अब सवाल में पढ़ो क्या कह रहा है, कौन सा तार अधिक मोटा होगा? अधिक मोटा लोहा क्यों हुआ? क्योंकि हमको चांदी के बराबर लाना है, लेवल में लाना है, इसलिए आंसर होगा लोहा। बोलो, क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन। यहाँ प्रतिरोधकता होगा, प्रतीकता लिखा गया है, प्रतिरोधकता। चलिए ए पर, ए बी, बी जिसका डर था वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। और सी, सी और डी पर। अच्छा अभी तुम बी बोला था। सुनो क्या पूछ रहा है, तार की लंबाई को खींचकर दोगुना करें। अगर तार की लंबाई को खींचकर दोगुना करते हैं तो प्रतिरोधकता कितना गुना बढ़ता है? याद करो, n स्क्वायर गुना। तो यहाँ पर तुम्हारा प्रतिरोधकता पूछ रहा है, प्रतिरोध ना बढ़ता है, प्रतिरोधकता नहीं बदलता है, नो चेंज। आंसर क्या होगा? अपरिवर्तित। तो हमारे बाबू लोग खाली 2 लौक में चाहिए, 2 लौका की स्क्वायर करके 4 गुना कर देंगे। यही गलती करनी करना है। कहाँ लिखे हैं? तो तुमको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है? इतना बड़ा बड़ा है प्रतिरोधकता। झूठ बोले कौवा काटे। चलो अब देखो, आइए अगला सवाल। ये दिखाई दे रहा है ना, इसका सही जवाब दो। बोलो, इसका जवाब दो। 1/4। चलिए 1/4 पर हाथ उठा लो तो ठीक है। वाह, बहुत बढ़िया। 1/4 गुना एक तार को खींचकर त्रिज्या को आधा करने पर। त्रिज्या आधा करने का मतलब क्षेत्रफल का बात हो रहा है, समझ में आया? त्रिज्या का मतलब मोटाई चौड़ाई का बात हो रहा है ना? त्रिज्या मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, समझ में आ रहा है? और मोटाई बढ़ाओगे तो क्या होगा? मोटाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा। अब ये कह रहा है क्या करने पर? त्रिज्या को आधा करने पर। तो हाफ तो कर दिए हो, हाफ तो कर दिए, त्रिज्या को हाफ कर दिए। अब हाफ अगर कर दिए हो तो उसके मतलब स्क्वायर कर लो, क्योंकि क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एरिया। तो 1/2 का स्क्वायर कर लो तो 1/4। 1/4 गुना ये क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा। तो 1/4 गुना प्रतिरोध होने का मतलब क्या हुआ? प्रतिरोध कम हो गया कि घट गया? घट गया। तो आंसर हो जाएगा 1/4 गुना। अरे तो वही तो हम भी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब ये बताओ, इनमें से सत्य कौन है? सोचो। 15 का बाबू आंसर था बी, जो आप बोले हैं। हमको लगता है कि आप बोले ही नहीं है। 16 आपके बोला क्या? हो गया क्लियर? चलो ए वाले लोग हाथ उठाओ। बी, सी, डी, सब मेहरा गया, सब कहा रहे। देखो एफ ई मतलब लोहा होता है, कॉपर। ये तीनों में अगर तुम्हें चुनना हो कि सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा? लोहा का प्रतिरोध सबसे ज्यादा। आर माने रेजिस्टेंस, लोहा का प्रतिरोध सबसे ज्यादा। लोहा खोजो कहाँ सबसे ज्यादा है? यहाँ है। ऐसे कम तांबा और सबसे कम चांदी। आंसर बी हो जाएगा। बी हाथ आप लोग कुछ लोग उठाए थे, एगो बबुआ बी जोर से बोला था भैंस जैसा। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब रहा। अगला सवाल ये रहा।
हाई हाई ओम मीटर, हाथ उठाओ। ओम मीटर पर हाथ उठाओ। अच्छा, ओम प्रति मीटर वाले हाथ उठाओ। ए ए ए तो कोनो पूछबे न कर रहा है। ओम प्रति मीटर पर, सी पर, हे पर, ये वाला हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, ओम मीटर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम प्रतिरोधकता होता है। प्रतिरोधकता RA/L, तो आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ये रहा। जिन्हें गर्म करने पर प्रतिरोध घटने लगता है ना। आंसर अर्धचालक डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। आमतौर पर उपयोग होने वाला फ्यूज का तार बना होता है। तांबा, तांबा वाले हाथ उठाओ। नालायक कहीं का तांबा होगा। आंसर होगा टीन प्लस शीशा। टीन और शीशा से बना होता है फ्यूज का तार। तो आंसर शीशा, शीशा ग्रेफाइट वो नहीं दिखा रहता है, समझ में, लेड, टीन प्लस शीशा। चलो अगला सवाल ये बताओ। ए में तो जरूर गलती करेगा सर। एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। ऑप्शन नंबर ए पर कौन कौन है? ए पर दो, हाँ, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर। अरे कौन नहीं बोला रे। फिर से ए, बी, सी। अरे ना बोलवा सकता, ये आंसर हो गया। बात करता हूँ, डीसी होगा। डीसी परिवर्तित कब से होने लगा? आंसर क्या होगा? डीसी। अब डीसी जनरेटर है तो डीसी। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन ए, वाह बहादुर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सोचो सोचो, बुद्धि लगाओ। क्या हुआ? और ऊपर ये लो। हो गया सब? स्थिर आवेश वाले हाथ उठाओ। स्थिर आवेश ए पर, ए और बी, सी, डी। डी, डी सही जवाब है। एक चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं लगा सकता? चुंबक तो चुंबक पे ही बल लगाता है, और चुंबक चुंबक पर अगर बल लगाता है तो चुंबक उत्पन्न होने का कारण होता है गतिशील आवेश। जब आवेश गतिशील रहेगा तब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों बनेगा। समझ में आया? जब आवेश चुपचाप रुका हुआ है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? और जब बनेगा नहीं चुंबकीय क्षेत्र तो चुंबक बल लगा पाएगा नहीं। तो इसलिए आंसर क्या होगा? स्थिर आवेश। ये रहा। वेबर और टेस्ला के बीच संबंध कौन सही है? वेबर और टेस्ला के बीच कौन सा संबंध सही है? एक वेबर बराबर एक टेस्ला। एक वेबर बराबर एक टेस्ला इंटू एक पर मीटर स्क्वायर। एक वेबर बराबर एक टेस्ला इंटू एक मीटर स्क्वायर। एक वेबर स्क्वायर बराबर एक टेस्ला इंटू एक मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर जानने के लिए हम लोग चलेंगे फॉर्मूला पर। बताइए टेस्ला और वेबर वाला कौन सा फॉर्मूला? तो हम लोग पढ़े हैं फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, पढ़े हैं। इसको वेबर बोलते हैं, इसका यूनिट वेबर होता है। बी का टेस्ला होता है, ए का मीटर स्क्वायर होता है क्या है? हमको किसका रिलेशन चाहिए? वेबर बराबर टेस्ला मीटर स्क्वायर। आंसर सी हो जाएगा, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। अच्छा ये डी होगा, लिखने में गड़बड़ी हो गया होगा। तो ये आपका सी और ये गलत है।
ठीक है, यहाँ पे वेबर स्क्वायर कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। जिंदा तार, ए वाले हाथ उठाओ। जिंदा तार, बहुत बढ़िया। आपको बताए थे लाल कलर अगर होगा, लाल तार का कौन तार? जिंदा है ना। अगर हरा रहेगा तो हरा रहेगा तो उदासीन, हरा रहेगा तो अच्छा मान के चलो करियर रहा तो देखो हरा जब भी रहे नु तो पृथ्वी को याद करना, ग्रीन हाउस, ठीक है। हरा समझ में आया? तो अर्थिंग के लिए यूज होगा हरा। कौन यूज होगा? अर्थिंग के लिए, भुलाना नहीं है, अर्थिंग हो जाएगा। और ब्लैक वाला हमेशा उदासीन तार के लिए होगा, उदासीन, मुस्मात, उदासीन एकदम। समझ में आया? याद रखना है बाबू एकदम। तो आंसर क्या हो जाएगा? जिंदा तार। चलो इस पर बताओ, जल्दी आंसर बोलो। अर्थ तार, अर्थ तार, चाहे आप अर्थिंग बोल सकते हो, सी आंसर हो जाएगा। चलो इसका बोलो। भारतवर्ष में जिंदा तार, उदासीन तार। ए पर, बी पर, सी पर, बिल्कुल सही जवाब। 220 वोल्ट भारतवर्ष में 220 वोल्ट फर्क रहता है जिंदा तार और उदासीन तार के बीच। ये बोलो 27 ये वाला बी वाले हाथ उठाओ। बिल्कुल सही, बी सही जवाब है, ये बताए भी हैं। 10 का पर जहां 11 लोग के आंसर। समझ में आया? बी समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश निकलवाए भी हैं। चलो बताओ। आंसर क्या होगा? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक यूरेनियम के परमाणु का विखंडन होता है तो इतना एनर्जी निकलता है, तो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से जितना ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं उसका 1/3 भाग होता है कौन? पराबैंगनी। सभी हमको लगता है तुम लोग नहीं जानते। लगभग 56% इंफ्रारेड निकलता है जिससे गर्मी लगता है ना। यानी कि 1/3 पार्ट में आपका आ जाएगा कितना? अवरक्त किरणें। आंसर हो जाएगा ए। याद रखिएगा 1/3 हिस्सा लगभग क्या होता है? अवरक्त रंग। हो गया। चलिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य हम तो 7500 एंगस्ट्रॉम पढ़ाए थे, 7500। एम दूसरे दिखाई दे रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? देख 75 में 7 आता है क्या? तो वही जगह से पकड़ ले, 0.7 आंसर सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा सिद्ध करके बता दें। लो 0.7 माइक्रोन बोला है ना। 0.7 माइक्रोन का मतलब क्या होता है? 10 के पावर -6 यही ना होता है। अच्छा तुम कितना पढ़े हो? 7500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के मान बताओ। 10 के पावर माइनस, अरे 10 होता है ना। अच्छा ये बताओ अगर हम 0.7500 लिख दें तब 10 के पावर यहाँ पर -4 लिख सकते, नहीं माइनस नहीं +4 लिख सकते हैं। और 10 के पावर क्या है? -10। 0.7500 इंटू 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं? -6। इसी को ना माइक्रोन बोलते हैं। और यहाँ का ये वाला अंक ले लिया गया है तो आंसर हो गया ना 0.7 माइक्रोन। बोलो क्लियर हुआ? तो आंसर क्या होगा? 0.7 माइक्रोन। बताइए
ये तुम लोग जरूर बता दोगे, दिमाग लगाओगे तो। केतली है चाय पीने वाला, बस ध्यान लगाओ कि केतली से गर्मी निकलता है ना। आंसर क्या हो जाएगा? औरत किरण, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो ये बताओ, 31 का आंसर ए हो गया, औरत किरण। रुक 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 ये होगा, ये हो गया, कंफ्यूज है। ये चुंबक हो गया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब सुनो, हम इस चीज को इसको छोटा एल बोले थे, इसको बड़ा एल बोले थे, समझ में आया? तो छोटा एल बटा बड़ा एल बराबर 5/6 होता है। अब ध्यान से समझो, यहाँ सवाल में छोटा एम और छोटा जी यूज किया है। छोटा एम और छोटा जी का मतलब ज्यामितीय लंबाई, और ज्यामितीय लंबाई पूरा लंबाई को कहा जाता है। यानी इसका मतलब हुआ कि हाई जो है आपका एल जी है, समझ में आया? हाई इसका मतलब क्या है? एल एम है, तो इसके जगह पर एल एम हो जाएगा, एल एम, और यहाँ क्या हो जाएगा? एल जी। तो एल एम बटा एल जी, तो एल एम बराबर क्या हो जाएगा? 5/6 इंटू एल जी, 5/6 एल जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए जल्दी बताओ। ए हो जाएगा, एम ई, यहाँ पी ई होता था, तब पी के जगह पे कौन आ जाता है? एम, एम ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। नेक्स्ट, किसी तार में धारा प्रवाहित होता है, आंसर क्या होगा? ए, इलेक्ट्रॉन के कारण। कहाँ जी? 33 के बाद क्या नहीं है? बहुत अच्छा हो गया, हम लोग का मेंटेन हो गया। हम 54 को खाली देखे थे, इस पर ध्यान नहीं देते। अब देखो कितना अच्छा से आप मैनेज कीजिएगा। 33 है, 33 के बाद क्या नहीं है? हम लोग आगे सीरीज में 54 दो को देखेंगे, तो कैसे मैनेज करोगे? 34 नंबर पहिल का 54 को मान लेना, समझ में? आप दूसरा 54 को 54 रहने देना। बोलो क्लियर हो जाएगा? तो अभी 33 छोड़ के डायरेक्ट 35 से आंसर लिखना शुरू करो, और जब 54 आएगा ना तो उसको क्या मान लोगे? 34। हो गया क्लियर? हो गया ना मैनेज? चलो 35 का आंसर लिखना। बोलो आंसर। किसी तार में धारा प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, ये तो हो गया 36। डी, इसमें हाथ उठाओ, इसमें चेक करना है मुझे। ए वाले हाथ उठाओ, ए वाला हाथ उठाओ। बी वाला? बी में हो सकता है, ऐसा कुछ तो कंडीशन नहीं है इसमें। सी, सी पे कुछ लोग हैं, और डी पर, डी पर तो आंसर होगा सी। नमक चारकोल से धारा प्रवाहित नहीं होता है, याद रखें। आंसर क्या होगा? सी। जितना चार्ज सोडियम पे होता है उतना चार्ज क्लोरीन पर, तो उदासीन हो गया, इसलिए आंसर क्या होगा? सी। बिलियन नहीं लगाए, कोई कंडीशन तो ही बोला। विद्युत धारा किसके प्रवाह के दर है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का दर है, आंसर ए। सरल सेल में एनोड का कार्य करता है, बताओ। ये तुम्हारे केमिस्ट्री में भी है, आंसर बोलो। बी हो जाएगा, जस्ता, जस्ता का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलो, शुष्क सेल का बर्तन बना होता है, बहुत आसान। इसका आंसर बी, जस्ता ही होगा, जस्ता। ठीक है ना? समझ में आया? बैटरी का चारों तरफ का देखना, जो निपो बैटरी नहीं होता है वो जस्ता का ही ना होता है, वो बर्तन। चलो क्या है? किस सेल को दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता? प्राथमिक सेल को, आंसर भी हो जाएगा। किस सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? संचायक सेल द्वारा। संचायक सेल जैसे तुम्हारे बैटरी का है ना, मोबाइल का बैटरी, ठीक है?
ये 41 है। आंसर बी। अद्वितीयक बोलो या संचायक बोलो, भाई सब प्राथमिक सेल है, शुष्क सेल, डेनियल से सब प्राथमिक में आएगा। बताइए इनमें से भिन्न कौन है? संचायक जहां लग गया पकड़ा गया, चार्ज दोबारा किया जा सकता है और सब एक ही बार चार्ज होगा, वोल्टेज चाहे सरल चाहे प्राथमिक। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब इसका बीमीय सूत्र एटी हो जाएगा, आईटी। ऑप्शन 44 नंबर। परावैद्युत का मात्रक फैराड प्रति मीटर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बहुत ही बेहतरीन। 80 ये हो जाएगा, बहुत अच्छा। ये बताओ क्वांटी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है उच्च वोल्टता। सी। लग रहा है कि साल भर का मेहनत काम आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला आंसर बताओ। एक चुंबक की ध्रुव प्रबलता 80 एम्पियर मीटर है। यदि चुंबक को दो बराबर भागों में विखंडित कर दिया जाए तो दोनों टुकड़ा में ध्रुव प्रबलता होगा। सी। अरे 40 में होगा, आधा करेंगे तो अरे फिर से नॉर्थ साउथ उत्पन्न हो जाएगा, फिर वही रहेगा, तो आंसर सी हो जाएगा 80 एम्पियर मीटर। मैंने इस पे सवाल कराया था शायद आपको, आंसर सी हो जाएगा, बहुत अच्छा। निम्नलिखित में कौन अनोमीय पदार्थ है? जल्दी बताओ। अनोमीय जो ओम के नियम का पालन नहीं करता हो। अर्धचालक। भाई ओम के नियम का पालन, बल्ब का ताप घटता है कि बढ़ता है जब बल्ब जलता है तो? अरे भाई जब बल्ब का ताप बढ़ते रहता है तो ताप बढ़ने से आप पढ़े, अच्छा ओम के नियम पढ़े हो? ओम का नियम किसी निश्चित ताप और दाब पर किसी चालक में प्रवाही धारा का प्राबल्य सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। निश्चित ताप पर बल्ब जब जलेगा वो गर्म होते रहेगा, हीट होते जाएगा, ताप बढ़ते जाएगा, तो ताप वेरिएबल हो गया, तो कहां से ये ओम के नियम का पालन करेगा? और चालक भी ओम के नियम का पालन नहीं करता और कार्बन प्रतिरोध भी नहीं करता, तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन ओमीय पदार्थ है? तब तीनों है, कार्बन प्रतिरोध भी है, बल्ब भी है और अर्धचालक भी है, तो आंसर डी हो जाएगा इनमें सभी। बोलो क्लियर हो गया? बल्ब का ताप लगातार चेंज होता है कि नहीं? होता है। जब कोई बल्ब जलाते हैं तो वो गर्म होता है कि नहीं? गर्म होते रहता है, ज्यादा देर तक बढ़ाओगे तो और ज्यादा देर तक गर्म होगा, तो ताप उसका चेंज होते रहता है, इसलिए ताप चेंज हो जाएगा। ओम का नियम कहता है कि ओम का नियम तभी लागू होगा जब निश्चित ताप हो। ताप तो निश्चित नहीं है इसका, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बताइए समांतर क्रम, बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा? समांतर। घरेलू परिपथ में वायरिंग समांतर क्रम, ऑप्शन बी। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में समान होता है, विभवांतर समान होता है, समांतर क्रम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, ऑप्शन बी। चलिए ये बताइए दो प्रतिरोधों को का समतुल्य प्रतिरोध 9 ओम और 2 ओम है, श्रेणी और समांतर क्रम के लिए हैं, तो दोनों के प्रतिरोध क्रमशः हैं। समतुल्य प्रतिरोध दिया है 9 और 2, दो प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, तो श्रेणी और समांतर के लिए दोनों के प्रतिरोध क्या होंगे? श्रेणी और समांतर के लिए बताओ। भाई इतना भी देखो, पहले क्या है और यहाँ क्या है? श्रेणी। श्रेणी में जोड़ते हैं तब 2 का 7 जोड़ो तो भी 9, 3 6 जोड़ो तो भी 9, 4 4 ही नहीं होगा, 1 8 जोड़ो तो 9, इस तीनों में से कोई आंसर है? अच्छा तो अब चेक करते हैं समांतर के लिए कितना दिया है? 2। तो समांतर के लिए हम लोग बोले हैं ऊपर गुना नीचे जोड़, यही ना होता है? ऊपर गुना नीचे जोड़, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, यही ना होता है? तब 2 वो माना चाहिए, ऊपर गुना नीचे जोड़, तो 7 दूना 14, 14 बटा में 9 नहीं आया, 36 18 और 6 3 9, 2 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी हो गया।
जोड़ के 9 आना चाहिए और ऊपर गुना नीचे जोड़ कर कितना आना चाहिए 2। तो ये बी आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? 52। R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनका समतुल्य प्रतिरोध R है, तो सही कौन है? बी। हाँ सोचो सोचो। बी डी। चलो चेक कर लेते हैं कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, दो प्रतिरोध है ना, अपने मन से दो गो नंबर सोचो, जैसे कि 2, ये R1 हो गया, R2 एक 3 ले लो, ठीक है। समांतर क्रम कहता है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यही ना होता है। नंबर हम सोच चुके हैं, वैल्यू रखते हैं। 2 प्लस 3 1/3 सॉल्व करते हैं। 3 2 6 ऊपर 3 प्लस 2 कितना हुआ 5/6। अब आरपी का वैल्यू निकालना हो तो 6/5 तो 1.2 आएगा क्या। अब इसको अलग यहाँ पे लिखते हैं, ये वैल्यू कितना आया 1.2। ये जो रिजल्ट आया आरपी ये दोनों से कम है कि ज्यादा, दोनों से कम आ गया। तो जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब बाकी दोनों की अपेक्षा ये क्या आएगा, कम आएगा, छोटा आएगा। तो आंसर चुनो। आर जो है वो छोटा होगा दोनों से, डी। आर छोटा है R2 से और R1 से भी, आंसर डी हो जाएगा। समझ में आया कैसे बनाना है? चलो तब इसका आंसर जरूर बता दोगे। वही 1 और 3 सी हो जाएगा। सी मतलब सबसे बड़ हो जाएगा। वही 2 और 3 जोड़ लो 5 हो गया, सबसे बड़ हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। श्रेणी में होगा तो जुड़ जाएगा। याद रहे 54 आ गया है, इसको क्या बना लेना है, इसको कितना बना लेना है 34 नंबर। क्या हुआ, नंबरिंग ऐसा ही रहेगा, तुम अपना सुधार लेना, ठीक है। बोलो आंसर। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय, इसमें से टूल वगैरह निकाल दो सब, ये निकाल दो, ये निकाल दो, और वहां सामने अंजलि के सामने लगा दो, 2 3 वहां लगा दो, वहां कहीं पे भी जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाइए। एक और निकाल के दे दो। अरे 2 आदमी मिलकर खींचो ना पीछे का उल्टा, हाँ वैसे ही वैसे ही। रंजीत निकलवा दो, क्या हो जाएगा। अरे नीचे से, नीचे से, अरे नीचे से निकालो ना, निकल जाएगा। पलटो पलटो, अरे पलट करके निकालो। एक आदमी इधर से खींचो, एक आदमी उधर से, और से नहीं निकलेगा। आजकल के जनरेशन के लड़का से है ये नहीं निकलत, बताओ ये कहे सके का खा सर। अब हमारे आगे के पड़ी दे दो, पूरा दे दो, 16 के दे दो। तीन के गिनती पर निकालना, बुद्धि भी थोड़ा लगाना चाहिए। दे दो, दे दो, ये दे दो, पूरा 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 ये। अभी भाई यहाँ सोच लो थोड़ा, चुंबकीय याम्योत्तर याद करो। चुंबकीय, चुंबक का डायरेक्शन एक पृथ्वी के अंदर, एक भौगोलिक, तब बीच का कोण दिक्पात का कोण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दिक्पात, ऐसा नहीं।
आइए चलते हैं अब मेन वाला 54 नंबर, यहाँ से हमारा 54 नंबर क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के सतह पर लगभग कितना, ये नहीं बताए हैं। देखो ये देखो, याद रखना, पृथ्वी का जो सतह है और पृथ्वी का जो सतह है, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बोलो, सुनो, पृथ्वी के सतह पर, इसको आप याद रखिएगा, पृथ्वी के सतह पर चुंबकीय क्षेत्र, ये आप नोट कर लीजिएगा, हम टाइम फिर नहीं देंगे, जल्दी नोट कर लीजिए। पृथ्वी के सतह पर चुंबकीय क्षेत्र 25 माइक्रो टेस्ला से लेकर 65 माइक्रो टेस्ला होता है। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखना है कि एक टेस्ला का वैल्यू 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है। ठीक है, तो बोलो एक गॉस बराबर क्या होगा? 10 के पावर -4 टेस्ला। अब आंसर निकालते हैं। देखो 25 माइक्रो टेस्ला है ना, 25 माइक्रो टेस्ला से कितना तक, 65 माइक्रो टेस्ला। तो हम इसको अगर 25 माइक्रो टेस्ला, तो माइक्रो टेस्ला का वैल्यू निकालना हो तो माइक्रो का वैल्यू कितना होगा? 10 का पावर, और टेस्ला का वैल्यू 10 के पावर 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 10 के पावर -2 गॉस में आ गया। अच्छा, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। 25 माइक्रो टेस्ला है ना, 25 माइक्रो टेस्ला बराबर 25 माइक्रो टेस्ला का वैल्यू 10 के पावर -2 मतलब 0.25 होगा ना। अच्छा, 65 का बोलो, ये माइक्रो टेस्ला है तो 0.65 गॉस। अब सभी बहादुर लोग आंसर देख लो, 0.25 गॉस से लेके 0. कितना है? 65 गॉस। अब तुम्हें अपने हिसाब से अपना बुद्धि से आंसर चुनना है। तुम्हारे सामने सब कुछ है, इसे नोट कर लो। अब तब क्वेश्चन दिखा रहे हैं तो आंसर बताना। कौन सा? ये सब वीडियो में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, हाँ इसे नोट कर लीजिए, नहीं बताए। अच्छा, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक कर लेंगे। हाँ, थोड़ा देर रुकिए। 70 पर, ठीक है, 70 पर पहुंच के ब्रेक कर लेते हैं। लेकिन फिर लो बैठने में लो तुम लोग गड़बड़ा दो बेटा, अपना अपना जगह पे बैठे रहना। खत्म कर लिया जाए। उधर से कोई चाहे तो पानी लिया दो भाई। ठीक है, ब्रेक दे देंगे तो बैठने फिर दिक्कत हो जाएगा। ब्रेक दें, खत्म कर लो। 100 तो है, 200 है, तो आज जितना कर लो। चलो इसको कर लेते हैं, 70 तक पहले करके सोचते हैं। फिर ये हो गया। अब तुम लोग आंसर डिसाइड करना, तुम लोग के पास आंसर है। रेंज बता दिए हैं, रेंज पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड का कहां से कहां तक है? 0.25 गॉस से लेके 0.65 गॉस। सीजीएस मात्रक भी याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस। सही मात्रक क्या होता है? टेस्ला। तो आंसर ये रहा। अभी बताओ आंसर क्या होगा? अब तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? ए आंसर होगा, क्योंकि 0.65 गॉस लिखा हुआ है, और 0.65 जो है हम लगभग 1 के करीब मान सकते हैं। समझ में आया? इसलिए आंसर क्या होगा? 1 गॉस। ये वो वैल्यू दिया हुआ है और इन्हीं ऑप्शन में से तुमको वो डिसाइड करना है।
तो आंसर क्या मारोगे? 1 गॉस। ऑप्शन में अगर 0.65 गॉस नहीं रहा तो क्या मारोगे? यही ना मारोगे, क्योंकि 0.65 1 के करीब में माना जा सकता है। चलो अब बताओ इसका आंसर। तांबा क्या होता है? तो तांबा प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 55 का ए। चलो अन्योन्य प्रेरण का ऐसा ही मात्रक बोलो। हेनरी 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 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सवाल अलग से इसमें कहा जाने कहां से आ गया, तुम लोग के सिलेबस का नहीं है, बता सकते हो? वायुमंडल में बादल को तैरने का कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा। एसी को डीसी में बदला जाता है, ये होगा। एसी को डीसी, बहुत मार मारेंगे। डिस्टकारी होगा, रेक्टिफायर इसको बोलते हैं, रेक्टिफायर डिस्टकारी। आंसर बी होगा 58 का बी, 58 का बी। चलो इसका बताओ। मृग कृष्णा, कल ही इस पे चर्चा हुआ था। मृग कृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंसर ए हो जाएगा। चलो बोलो। 1 वोल्ट से सबका आंसर नोट करते जा रहे हो ना, नंबर वाइज आंसर नोट करते जाना। 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा। इसको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है? आवेश, मतलब क्यू का मान निकालना है। भी दे दिया है, 80 दे दिया है, भी 80 दे दिया है। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी बराबर क्यू बाई भी, तो क्यू बराबर से भी। सी कितना है? सी 1 माइक्रोफैराड 1 वोल्ट। 1 माइक्रोफैराड और ये कितना है? 1 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 60 का बी। बीटा 6 उत्पन्न करता है। बीटा 6 से किसके मान में परिवर्तन आता है? परमाणु संख्या में परिवर्तन आता है कि परमाणु भार में? बीटा 6 होता है तो ए का मान चेंज होता है कि जेड का मान चेंज होता है? जेड का मान चेंज होता है, यानी कि नीचे वाला परमाणु संख्या चेंज होता है। जिसमें परमाणु संख्या चेंज हो जाए लेकिन परमाणु द्रव्यमान बराबर रहे तो उसे समभारिक बोला जाता है। तो याद कीजिए, आपको हम बताए थे यहाँ पर कि अगर बीटा 6 होता है, जैसे एक्स है और ये ए है, सॉरी ये जेड है और ये क्या है? ए है। तो अगर बीटा 6 होगा तो उस कंडीशन में एक्स में ए जेव का तेव रहेगा, या तो ये जेड प्लस 1 हो जाता है या जेड माइनस 1 हो जाता है। तो चेंजिंग यही रहा, ये वही रह गया। तो ये क्या बन गया? समभारिक, माने द्रव्यमान बराबर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? समभारिक। ऑप्शन नंबर बी, समभारिक बी। एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक, एन टाइप मुख्य धारावाहक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप मतलब निगेटिव टाइम, निगेटिव टाइम मतलब इलेक्ट्रॉन, और यहाँ मुख्य बोला है इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। आंसर सी हो जाएगा। चलो, पूर्ण तरंगी डिस्टकरण मतलब फुल वेव रेक्टिफायर में निवेश 50 एचजेड, मतलब इनपुट 50 एचजेड दे रहे हो तो निर्गत कितना आउटपुट मिलेगा? पूर्ण तरंग में कई गो हम डायोड यूज किए थे? बोलो, पूर्ण तरंग में कई गो डायोड यूज होता है? 2 डायोड। 1 पर 50 जाएगा तो 2 गो डायोड से कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा? 100 एचजेड। अगर 50 इनपुट देंगे तो आउटपुट में कितना लेगा? 100। तो आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत बार सवाल पूछ चुका है एग्जाम में। हो गया। 62 का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सी, और 63 का आंसर भी सी होगा। चलिए ये बताइए, माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन, अभी देखो ये माइक्रोफोन है,
साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर रहा है, तो ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में, तो आंसर हो जाएगा ए, 64 का ए। आवेशित कणों को तेज करने के लिए याद करो, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन स्पीड बढ़ा देता है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा। कागज को हथेली पर रखने से, कागज को हथेली पर, तो कागज ऊपर होता है, हथेली यानी कि मनुष्य नीचे, ऋण, तो कागज पर हो जाएगा धन और हथेली पर ऋण, तो कागज पर उत्पन्न होगा क्या चीज, धन आवेश, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। चलो, रबर को सल्फर से रगड़ने पर, रबर धर गए गंधक, तो रबर पर आ जाएगा धन, गंधक पर आ जाएगा ऋण, तो क्या पूछ रहा है, रबर पर, आंसर क्या हो जाएगा, धन, ऑप्शन नंबर ए। कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय पदार्थ है, नहीं याद है तो अनुचुंबकीय को सोवल याद रखना है, सोवल, सोवल याद रखना ट्रिक है, सोवल मतलब सोडियम, ऑल है, सोवल एल्यूमिनियम, समझ में आया, तो सोवल एल्यूमिनियम सोडियम, इसमें ओ आ रहा है ना, सोवल, ओवल, ओ ऑक्सीजन, तो सोवल, सोडियम ऑक्सीजन एल्यूमिनियम क्या होता है, अनुचुंबकीय, तीनों याद रखना है, तो आंसर क्या है, ऑक्सीजन, अनुचुंबकीय के लिए याद रखना है ऑक्सीजन। चलिए ये बताइए, डायनेमो का सिद्धांत, ए वाले हाथ उठाओ, ए वाला, ए वाला, बी, अच्छा सी वाले हाथ उठाओ, सी, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डायनेमो का सिद्धांत पढ़ा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कहाँ है इसमें विद्युत चुंबकीय, विद्युत प्रेरण है, चुंबकीय प्रेरण है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस 10वां में पढ़ा होगा, मोटर के सिद्धांत होता है, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण डायनेमो का होता है, वो है नहीं, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, मोटर के सिद्धांत बोलो, मोटर के सिद्धांत, ई होगा आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ई आंसर ए हो जाएगा, 70 का ए। अच्छा ब्रेक वाले हाथ उठाओ, ब्रेक वाले हाथ उठाओ, ब्रेक वाला 100, चलो चलो 100 कर लो, खत्म। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता, फ्यूज का तार, सुनो फ्यूज क्यों लगाया जाता है, ए वाले हाथ उठाओ, ए पर, बी पर, सी, डी, भाई फ्यूज का तार क्यों लगाया जाता है, फ्यूज का तार इसलिए लगाया जाता है कि कोई उपकरण में ज्यादा धारा बहेगा तो हमारा फ्यूज का तार गल जाएगा, गलेगा तब जब गलनांक कम होगा, बरियार कोनो चीज रहेगा तो गलबे नहीं करेगा, तो जिसमें गलनांक कम हो पहले वो देख लो, तो ये तो बात तय है कि मैं बी या बी में से कौन सही है भाई, ये तो गलनांक, अब प्रतिरोध उच्च हो, आंसर डी, तो सभी है ना ए को मारा था, फ्यूज इसलिए यूज करते हैं कि ताकि हमारे विद्युत परिपथ में अगर धारा ज्यादा बहेगा, जैसे ये देखो ये पैनल है, अगर इसमें अचानक से बिजली गिर गया बाहर पोल पर, तो पोल पर बिजली गिरेगा तो अचानक से वोल्टेज बढ़ जाएगा, जैसे बादल गरजता है अब बिजली गिरता है, तो मान के चलो बिजली पोल पर गिर गया, तो एक पल के लिए बिजली पूरे सब जगह, अभी दरखा में एक जगह हुआ था, सब घर में जितना पंखा उनका था सब जल गया, अगर बिजली गिर जाए अचानक से तो एक बैग से करंट बढ़ जाएगा, ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा, घर में लगा टीवी पंखा सब जल जाएगा, उससे बचने के लिए हम रास्ता में एगो फ्यूज लगा देते हैं,
फ्यूज क्या करता है, ज्यादा ताप बने, ज्यादा अगर धारा आएगा तो अपने आप वो गल जाएगा। तब गलने के लिए गलनांक कम होना चाहिए। अब बल्ब के अंदर फिलामेंट में काफी यूज करते हैं, टंगस्टन। काहे यूज करते हैं? इसलिए क्योंकि उसका गलनांक बहुत ज्यादा है, वो कितनों गर्म करो पिघलेगा नहीं। समझ में आया? तब क्या बोलो? फ्यूज, फ्यूज में प्रतिरोध ज्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि धारा जब उसमें बहेगा तो धारा कंट्रोल भर, धारा नियंत्रित रहेगा, जितना हम चाहेंगे उस हिसाब से बहेगा। अगर फ्यूज का प्रतिरोध कम रहेगा तो धारा बहुत ज्यादा मात्रा में बहने लगेगा, और ज्यादा मात्रा में बहने लगेगा तो तुरंत गल के कट जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए प्रतिरोध क्या होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए कि धारा आराम से बहे भी और वो गर्म भी नहीं हो जल्दी। समझ में आ गया? तो आंसर होगा उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। चलिए ये बताइए, आपस में जोड़ी दो असमान आकृति की वस्तुओं के बीच आवेश स्थानांतरित नहीं होता है यदि दोनों का, बोलो, विभव समान हो। विभव समान होगा तभी आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो, 8 छोटे छोटे बूंद प्रत्येक का विभव 2 वोल्ट आपस में मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद का विभव क्या होगा? 8 वोल्ट। ये तो निकालना पड़ेगा। 8 छोटे छोटे बूंद हैं, 4 हो जाएगा। 8 को छोट छोट बूंद है, 2 चौके 8, ये 8 कह रहा है, तुम लोग 4 कह रहे हो। 4 ही होगा। तो हम निकाल ले रहे हैं, कहाँ विश्वास तो कर नहीं सकते। छोटा छोटा 8 गो बूंद है, तो 8 गो बूंद के जो आयतन होगा वो 12 बूंद के आयतन के बराबर। तो एक बूंद 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 8 गो बूंद मतलब 8 से गुना, 12 बूंद का मतलब 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो 4/3 पाई खत्म। ठीक है, इसको 2r का होल क्यूब, आर क्यूब तक क्यू क्यू कट गया तो r बराबर 2r हो गया। इतना बात तो पता चल गया। अब सुनो क्या कह रहा है, प्रत्येक का विभव कै वोल्ट है? विभव 2 वोल्ट है छोटे बूंद का, है ना। और छोटे बूंद का विभव अगर 2 वोल्ट है तो 8 बूंद में जो बड़ा बूंद बन रहा है, बड़ा बूंद बन रहा है, उसका विभव क्या होगा? तब डायरेक्ट बड़ा बूंद का हम धारिता लिखते हैं। बड़ा बूंद में आप ध्यान समझिएगा, बड़ा बूंद में V बराबर क्या लिखेंगे? तो देखिए, आप C बराबर जानते हैं क्या होता है, Q/V। तो हम V बराबर क्या लिखेंगे? Q/C लिखेंगे। अब सुनिएगा, Q/C लिखे हैं तो यहाँ पे एक क्यों नहीं लिखाएगा, कै को क्यों लिखाएगा? 8 को क्यों लिखाएगा? 8 को है। अब सुनिए, C का मान लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into 12r लिखेंगे, लिख दिए। अच्छा, यहाँ पे 8 लिख दिए और Q लिख दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग को छोटे बूंद में Q का वैल्यू लिखना होगा कि छोटे बूंद में Q का वैल्यू क्या होगा। तो हम अब बात करेंगे किसमें? छोटे बूंद। तो छोटे बूंद में अगर हम V की बात करें, छोटे बूंद में अगर V का बात करें तो टोटल V का वैल्यू कितना दिया है छोटे बूंद में? 2। तो इस V के जगह पर हम 2 लिख सकते हैं, इस जगह पर बराबर 8Q के बजाय 1 Q लिख सकते हैं। और C का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू छोटा r लिख सकते हैं। तो बोलिए Q बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r। अब बोलिए ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो बोलिए 12V बराबर 8 और इस Q का वैल्यू कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बड़े r का मान कितना है? इंटू 2r। बोलिए क्या मैच किया? पूरा कट गया, 8 वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। आंसर हो जाएगा 8 वोल्ट। तो कितना बहादुर लोग बोल रहा था? 4।
अंदाजिए मार रहे हो, बहुत मार खाओगे। 4 वोल्ट, 4 वोल्ट नहीं होगा, 8 वोल्ट, सॉरी। चलो ये बताओ, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? बहुत आसान है, याद रखना। इससे भारी सवाल जितना तुमको कराए हैं एग्जाम में नहीं आने वाला, इससे आसान ही आएगा। बोलिए, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो सही बात है, बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रयोग थोड़ी होता है। और किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो बैटरी को चार्ज करने के लिए। हमको बैटरी चार्ज करना हो तो एसी से चार्ज करेंगे, डीसी से? एसी से चार्ज करेंगे, डीसी से चार्ज करेंगे। कह रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो बैटरी को चार्ज करने के। ऑप्शन ए। समझ में आया? एसी से डायरेक्ट बैटरी चार्ज नहीं होता है। हाँ, अब बोले, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। देख, ट्रांसफार्मर में कहीं डीसी नजर आ जाए ना तो तुरंत काट देना, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ डीसी डीसी लौक रहा है ना, डीसी फिर डीसी फिर डीसी, हटाओ इसको, यही एसी है तो आंसर डी, बस हो गया, बात खत्म। ट्रांसफार्मर का प्रयोग डीसी में कहीं जरूरत ही नहीं है, आंसर होगा डी। बोलो, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा मतलब एसी टू डीसी में परिवर्तित करने के लिए, हाँ, तो इन्वर्टर मार के ही है। आंसर होगा रेक्टिफायर, सी, रेक्टिफायर डिस्क कार्य। आंसर सी, 76 का सी। डायनेमो जिससे होता है, अरे डायनेमो जिससे होता है क्या? ऊर्जा का परिवर्तक। आंसर डी, ऊर्जा का परिवर्तक। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। 76 का आंसर रेक्टिफायर सी था। इसका आंसर डी है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में होता है? उच्च विभव से निम्न विभव। बहुत बढ़िया, महान जगह। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से, और आ जाओ, निम्न विभव से उच्च विभव। आए नालायक, सुनो, यहाँ तुम लोग बहुत भयानक गलती करके आएगा सर। अब कहेगा सर कि सर डी मार के आए हैं। सुनो सुनो, मान के चलो ये बैटरी बल्ब है, सुनो, ये निम्न विभव है, ये क्या है? उच्च विभव। प्लस माइनस, लाइक सब सुनो सुनो, इधर से इलेक्ट्रॉन चलता है, वो बहुत हल्ला कर रहा है, पूरा जरखा के लोग आके कहा होते ही है। उससे कोई बात नहीं। सुनो, अभी पहले यहाँ एक बात को समझना है, धारा का जब पूछेगा तब उच्च से निम्न, समझ में आया? और जब इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो निम्न से उच्च, समझ में आया? ये गलती मत करना। चलो ये बताओ, इसका आंसर क्या होगा? निम्न विभव से उच्च विभव, बी, 78 का बी। हाला नहीं, आंसर बताओ। किस पदार्थ का प्रतिरोधकता अधिकतम होता है? प्रतिरोधकता माने रुकावट सबसे ज्यादा लोहा होगा। आंसर ए हो जाएगा, लोहा, ऑप्शन ए। प्रतिरोधकता, प्रतिरोध चाहे प्रतिरोधकता, दोनों ज्यादा होता है किसका? लोहा का। हाँ बोलो, हल्ला बहुत हो रहा है, साइलेंट हो जाओ, नहीं तो बंद कर दिया जाएगा। हल्ला मत कीजिए। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ध्यान से सुनो, हल्ला मत करो। 40 वाट का बल्ब कितने घंटा लगातार जले कि 1 यूनिट ऊर्जा प्राप्त हो जाए? आए? सुनो अब, 1 यूनिट किसको कहते हैं? 1 किलोवाट घंटा को कहते हैं। 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा को कहते हैं। सुनो, पावर कितना दिया है? पावर यानी इस जगह पर 40 दिया है। पावर का वैल्यू दिया है कितना? 40 वाट। अब तुम्हें क्या निकालना है? टाइम। तो तुम ये बताओ, P बराबर अगर 40 वाट दिया है, ठीक है, अब P का फॉर्मूला होता है W बटा में P। ये तुम्हारा W का वैल्यू हुआ, समझ में आया? अब आपको टाइम चाहिए तो टाइम बराबर W बटा P होगा, समझ में आया? बोलो, अब तुम्हारा W का वैल्यू कितना है? 1 किलोवाट घंटा और पावर 40 वाट दिया, वाट से वाट कट गया। अब बोलो किलो का वैल्यू कितना होगा? तुमको किलो का वैल्यू लिखना होगा 1000। अब मात्रा में 0 काट दो, 25, तब 25 H आया, कई घंटा? 25 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? ये जिसको उतारना है उतार सकता है इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 नंबर, 80 नंबर का ये आंसर नोट कर सकते हो। ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल। 80 नंबर नोट कर ले, बात मत कीजिए भाई। जो तुम्हारे आसपास ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है हमको बताओ, हम निकाल देंगे क्लास से निकाल देंगे, डिस्टर्बेंस नहीं। वाह, सुपर। हो गया? बस खत्म होने ही वाला है। 3 बजे तक क्लास चलेगा, जितना तुम कर लो, ठीक है, उतना तुम्हारे पास चला जाएगा क्वेश्चन। हो गया? क्या हुआ? जल्दी जल्दी। हो गया? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। हो गया ना? हाँ, बताइए, लघु पतन में प्रतिरोध का मान समझ लो। लघु पतन मतलब प्लस और माइनस एक साथ हो जाना। सुनो, प्लस और माइनस के बीच अगर दूरी हो, प्लस और माइनस के बीच दूरी हो, तो ये एक तार हो गया। तो धारा को यहां से यहां तक पहुंचने में, करंट को पहुंचने में क्या पैदा होगा? रुकावट। रुकावट किसके वजह से होगा? क्या हो जब तार ही नहीं रहे? क्या हो जब तार ही नहीं रहे? जब ये बहुत नजदीक आ जाए तो रुकावट खत्म, तब कंडीशन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओम का नियम कहता है कि V बराबर आई आर, तो I बराबर V बटा आर। आर का वैल्यू जब 0 रख दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो याद रखना है, आर का वैल्यू 0 होने से धारा कितना हो जाता है? अनंत। तो 2 सवाल हो सकता है, लघु पतन होने से धारा का मान क्या हो जाता है? अनंत। या फिर सवाल होगा कि लघु पतन होने से प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? तो प्रतिरोध का मान 0। आंसर बताओ, प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है, और 0 किसको दिखा रहा है? बहुत कम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरे बात नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है तुम लोगों की वजह से।
82। इसका आंसर बताइए। 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात। देखिए इसका एक ट्रिक आपको, देखिए ट्रिक क्या, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम का उत्पन्न ऊष्मा पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनाइएगा। जैसे कि अगर समांतर क्रम कहे तो उल्टा माने होता है, जोड़ा जाता है प्रतिरोध को, और श्रेणी क्रम होता है तो सीधा जोड़ा जाता है। तो तुमको एक ट्रिक याद रखना है, समांतर क्रम बोले तो अनुपात निकाल के पलट देना है। क्या करना है, जैसे कि 3 6 है तो क्या होगा, 1:2, पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर बी होगा। किसमें, समांतर में। अब वही श्रेणी पूछे तो सीधा चलना है, तब 2 3 और 6 में कितना होगा, ये बोल रहा है नहीं, ये अनुपात नहीं पूछ रहा है, समांतर था ना, तो ये तो आंसर हो गया। कहीं श्रेणी पूछता अगर तो आंसर क्या हो जाता, 1:2। तो इसका आंसर क्या होगा, 2:1। अब ये क्या कर रहा है, 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोध से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, समांतर में जोड़ेंगे तब, और समांतर में जोड़ेंगे तो ऊपर गुना और नीचे जोड़। बोलो कितना आएगा, 2 ओम आएगा, क्षत्रिय 18 और नीचे 9, तब 2 ओम। आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। हाँ, ई तनी सवाल बढ़िया से समझना, तुम लोग इसका कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, गलती मत करना इसमें, बढ़िया सुनना। देखो बढ़िया से सुन लीजिएगा इस चीज को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास मान के चलिए कि एक बल्ब है, ये मान लेते हैं कि एक बल्ब है जिसका ये फिलामेंट, ये एक बल्ब हो गया, ये 40 वाट का है मान लेते हैं, ठीक है। और एक बल्ब है, ये इसका फिलामेंट है और ये 100 वाट का है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम पावर 40 मान लेते हैं और इसको पावर कितना मान लेते हैं, 100। एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए, देखिएगा। अब आप ध्यान दीजिए, पावर का फॉर्मूला जो होता है, एक होता है वी आई, एक होता है वी स्क्वायर बटा में आर, एक होता है आई स्क्वायर इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को 40 वाट का एगो बल्ब दिया गया है, एक 100 वाट का बल्ब दिया गया है, और हमसे ये बोला गया है कि ये दोनों बल्ब जो है 220 वोल्ट पे बढ़ेंगे, यानी कि भारतवर्ष में 220 वोल्ट यूज होता है, तो हम ये बल्ब 220 पे भी जला सकते हैं। बल्ब की ये कैपेसिटी है, और ये बल्ब भी 220 पे जल सकता है। तो इसका विभवांतर जो है वो पोटेंशियल जो है वो भी है, और इसका भी पोटेंशियल क्या है, भी है, ये दोनों भी के बराबर है। लेकिन रेजिस्टेंस किसका क्या होगा ये तो नहीं पता, तो हम भी और रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लेंगे कि जिसमें भी आता हो और आर आता हो। तो कौन सा फॉर्मूला है, वी स्क्वायर बाई आर। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एगो P40 है, ठीक है, P40 है अगर, तो P40 के लिए वी स्क्वायर बाई आर लिख रहे हैं ना, तो V के लिए तो वी स्क्वायर रहने दिए, और R के लिए हम R40 लिख दे रहे हैं। मतलब 40 वाट का जो बल्ब है उसका ये रेजिस्टेंस हो गया। अब वही मैं अगर बोलूं कि भाई P100 का क्या होगा, तो कितना होगा, वी स्क्वायर बाई R100। अब हम इनका अनुपात निकाल रहे हैं, V40 बटा में, सॉरी P40 बटा में P100। ध्यान देना, हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, इस पर बहुत बेहतरीन सवाल तुम बना के आओगे अगर आ गया इस पे सवाल। तो P40 के लिए तुम कितना लिखे, वी स्क्वायर बटा में R40 और वी स्क्वायर बटा में R100, ठीक है। वी स्क्वायर कट गया, अब ये तुम्हारा पलट जाएगा। हाँ, तो हम ये लिख सकते हैं कि P40 बटा में P100 इक्वल टू R100 R40। अच्छा, P40 का वैल्यू कितना था, 40 वाट, P100 का 100 वाट। तो हम यहाँ पे 40 लिख सकते हैं और यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, और R100 बटा में R40 ऐसे लिख सकते हैं, काट लो।
0 0 कट गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया? अरे 5 हो गया, कितना हो गया? 2/5। तो हम ये बोल सकते हैं कि R100 बटा में R40 इक्वल टू कितना है? अब यहां से हम ये बोल सकते हैं कि 40 वाट का जो बल्ब है उसका प्रतिरोध ज्यादा है, और जो 100 वाट का बल्ब है उसका प्रतिरोध क्या है? कम है। तो मैं यहाँ से एक निष्कर्ष निकाला कि R40 ऑलवेज ग्रेटर देन R100। हम यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव सीखे, एक कॉन्सेप्ट सीखे कि जब पावर अलग अलग दिए गए हों, ध्यान देना यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या सीखे, जब पावर अलग अलग दिए गए हों बल्ब के और वोल्टेज बराबर हो, जैसे 200 वोल्ट 220 वोल्ट एक बल्ब के लिए, दूसरे बल्ब के लिए भी 220 वोल्ट, लेकिन पावर अलग अलग हो, तो जो कम पावर का होगा, जो कम पावर का होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जो कम पावर का होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जो अधिक पावर का होगा उसका प्रतिरोध। बोलो इतना बात समझ में आया? अब यही कॉन्सेप्ट हमारे सवाल में काम करेगा। हम अगर इन दोनों बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जैसे अब हमारे पास जो बल्ब है, ये जो बल्ब था इसका ये फिलामेंट है, एक और बल्ब है, ठीक है, और इसको हमने जोड़ा तो ये 40 वाट का बल्ब है, ठीक है, और ये कितना वाट का है? 100 वाट का। श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, मान लीजिए जोड़ दिए, ठीक है। श्रेणी क्रम में हम जानते हैं कि धारा का मान सबके लिए बराबर होता है, ठीक है, धारा का मान सबके लिए बराबर हम लोग पढ़े थे, लेकिन वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग होता है। ये बल्ब बनाए गए हैं ऐसे कि जो ये 220 वोल्ट पे जल सकते हैं, ठीक है। अब इतना हमको जरूर मालूम है कि इसको भी धारा वही मिलेगा जो इसको मिलेगा, क्योंकि धारा का मान क्या होता है इसमें? बराबर होता है। अब सभी बच्चे बताएं जल्दी से, किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? 40 का तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, इसका प्रतिरोध ज्यादा है और इसका प्रतिरोध क्या है? कम है। हम लोग ये चीज यहाँ पे देख रहे हैं, श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा गया है। हमें ये जानना है कि अगर इस तरह से है ये और इसमें धारा की बात हो रही है, धारा की बात हो रही है कि धारा सबके लिए क्या होगा? बराबर होगा। हम कोई ऐसा फॉर्मूला लेंगे जिसमें धारा आता हो, ठीक है, धारा आता हो और प्रतिरोध भी आता हो, तो कौन सा फॉर्मूला है? I² इंटू R, यही ना है। ये फॉर्मूला हम यहाँ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो चीज देख रहे हो R40 इंटू R100, इसी को हम नोट करते हैं यहाँ पे, R40 ग्रेटर देन R100। ये तो फिक्स है भाई, तुम श्रेणी में जोड़ो या समांतर में, ये तो फिक्स है। फॉर्मूला में क्या था? I² इंटू R था। तुम अगर दोनों तरफ I² से गुना करा दो तो ये I² R40 ग्रेटर देन I² R100 हो जाएगा। अब ये पावर हो गया कि नहीं? ये पावर 40 हो गया और ग्रेटर देन पावर 100। किसका पावर ज्यादा है? पावर ज्यादा कौन खींच रहा है? 40 वाट ज्यादा पावर खींच रहा है, और ज्यादा पावर अगर 40 वाट खींच रहा है तो ज्यादा लाइट कौन करेगा? यस, जो ज्यादा पावर खींचेगा वही ज्यादा प्रकाश करेगा। समझ में आया? तो अधिक प्रकाश किसका होगा? ये अधिक प्रकाश हो गया, ठीक है। तो कम प्रकाश किसका होगा? अब यहां से हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि श्रेणी क्रम में जब भी हम जोड़ेंगे तो जिसका पावर कम होगा वो लाइट ज्यादा करेगा। तो इसका उल्टा सोचो, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जिसका पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा लाइट करेगा। बोलो क्लियर हो गया? इसके उल्टा समझ में आ गया ना? तो ये याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जिसका पावर कम वो ज्यादा लाइट, और समांतर क्रम में जिसका पावर ज्यादा उसका ज्यादा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब सवाल आपके सामने है, 100 वाट और 200 वाट के बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो कौन बल्ब अधिक प्रकाश देगा? आंसर क्या होगा? 100 वाट। एकदम कंफर्म हो कि आंसर आप ए मार सकते हैं। क्लियर हो गया? क्या उतारना है क्या उसको? वीडियो से नोट कर लीजिएगा, वीडियो में रहेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन ये जरूरी चीज है, आप वीडियो से जरूर नोट कर लीजिएगा।
आइए 40 वाट और 60 वाट के बल्ब श्रेणी क्रम में है तो सम्मिलित शक्ति क्या होगी? तो आपको श्रेणी क्रम में जोड़ देना है सीधा सीधा, और समांतर क्रम हो तो ऊपर गुना और नीचे जोड़ कर देना है। तो बोलिए क्या होगा? 100 वाट। आंसर क्या हो जाएगा? सी। श्रेणी क्रम हो तो सीधे सीधे जोड़ेंगे, समांतर हो तो ऊपर गुना नीचे जोड़। परम शून्य ताप पर सिलिकॉन कार्य करेगा। परम शून्य ताप कितना को कहते हैं? 0 केल्विन को। 0 केल्विन पर अभी सवाल ये रिपीट हुआ, बस भाषा बदल। आंसर क्या होगा? परम शून्य ताप पर सिलिकॉन कार्य करेगा। लिखा है अति चालक, पूर्ण अचालक। अचालक जैसा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण अचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पूरी तरह से वो कुचालक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। आंसर बी हो जाएगा, बी। नैंड गेट को दोनों निवेश यानी इनपुट्स जोड़ दिए जाए तो वह बन जाता है। एक नैंड गेट के दोनों इनपुट को जोड़ते हैं, नैंड गेट के दोनों निवेश जोड़ दिए जाए तो वह बन एंड गेट हो जाएगा। तुम्हारा नॉर है, बनाना पड़ेगा ना। नैंड गेट के दोनों इनपुट, तो याद कीजिए ये हमारा नैंड गेट होता था, ये ए है, ये क्या है? बी। ये हमारा क्या है? वाई। ठीक है, अब मान के चलो ये ए ये बी। अच्छा, यहाँ ए इंटू बी हो जाता था और इस पे क्या लग जाता था? बार। तो ए बी, अब फिर ए बी पर क्या हो जाएगा? बार। मान के चलो यहाँ 0 और यहाँ 0 दे दिए, तो ये सिग्नल आया, गुना हुआ तो 0, बार होगा तो 1। समझ में आया? तो आंसर में हमारा कितना गया? 1। ये 0 और ये 1, गुना होगा तो 0 तो 1, ये 1 0 देंगे तो 0, फिर क्या होगा? 1। अच्छा, अगर यहाँ 1 1 दिए तो यहाँ पे 1 आया और यहाँ क्या आएगा? 0। 3 गो 1 1 गो 0 किस में आता है? 3 गो 1 है, 0 1 जोड़ते हैं तो 1, 1 0 जोड़ते हैं तो 1, ठीक है, 1 1 जोड़ते हैं तो 1, और 0 0 जोड़ते हैं तो ये किसका पहचान है? एंड गेट का पहचान है, और गेट का पहचान है। किसका पहचान है? और गेट का। तो आंसर बोलो क्या होगा? ए हो जाएगा, और गेट। नैंड गेट के दोनों इनपुट को जोड़ दिए जाए तो हमारा बन जाएगा और गेट। आंसर हो जाएगा ए। ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का काम, विद्युत चालन का काम होल एवं इलेक्ट्रॉन दोनों होगा। आंसर सी हो जाएगा, होल एवं इलेक्ट्रॉन दोनों करता है। इसमें मुख्य तो नहीं पूछ रहा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। उपग्रह संचारण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? उपग्रह यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हाई फ्रीक्वेंसी यूज होती है, और हाई फ्रीक्वेंसी इसमें कौन है? अरे अब उतना भी उतना हमारी हाई नहीं, गामा तो बहुत ज्यादा हाई हो गया, पता चलेगा कि मोबाइले ब्लास्ट कर गया। आंसर होगा सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव। समझ में आया? आंसर क्या होगा? माइक्रोवेव, डी। आंसर डी होगा। बस हो गया खत्म। रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप बताइए। रेडियो और टेलीविजन में बताए थे कौन सा सिग्नल आता है? डिजिटल में एक ही वोल्टेज होता है, एक नहीं 2 वोल्टेज होते हैं। एनालॉग में हर तरह का होता है। समझ में आया? तो टीवी में देखता है स्क्रीन पर कभी पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, कभी वो करिया हीरो तो कभी गोर, इस टाइप का होता है, तो वोल्टेज वेरिएशन लगातार होता है। तो कौन सा सिग्नल है? एनालॉग सिग्नल। आंसर सी होगा। कंप्यूटर रहता तो अब आंसर क्या मानते? डिजिटल सिग्नल। रेडियो टेलीविजन है तो क्या होगा? एनालॉग सिग्नल। वाहक तरंगों मतलब कैरियर वेव पर किसी सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन या मैसेज के अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉड्यूलन कहते हैं। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूलन हो जाएगा, बी।
तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या है? प्रतिरोध घटता है तो वो क्या है? अड़चन। आंसर भी होगा, इसका भी हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा? संक्रमण का मतलब होता है जंप करना, कूदना, परमाणु की कक्षा से इलेक्ट्रॉन का जंप करना, जैसे कि 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा? तरंग दैर्घ्य न्यूनतम तब होता है जब फ्रीक्वेंसी हाई हो। अब फ्रीक्वेंसी हाई तभी हो सकता है जब ऊर्जा ज्यादा हो। ऊर्जा ज्यादा तब होता है जब दूसरा सेल से ग्राउंड सेल में इलेक्ट्रॉन कूदे, नहीं तो तीसरा से ग्राउंड में कूदे, नहीं तो चौथा से ग्राउंड में कूदे। समझ में आया? जैसे मान के चलो कि तुम्हारे पास ये कक्षा, एक ये गैपिंग ज्यादा होता है, ये अब समझ लो ये ऐसे है, अब ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 ऐसे है ना। तो अब सुनो, सबसे ज्यादा क्या होगा? 5 से 1 होगा तब, 4 से 1 होगा तब, 3 से 1 होगा तब, 2 से 1 होगा तब। तो चेक करना, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ज्यादा गैपिंग 2 से 1 में है तो आंसर डी हो जाएगी। बताए तो थे हाइड्रोजन एक्सपेक्टर में। 94 का डी। चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत, जहां कुंडली का बात आएगा वहां प्रेरण का बात आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वप्रेरण। आंसर बी हो जाएगा, स्वप्रेरण। इसका डी होगा, 94 का डी। इसका आंसर स्वप्रेरण। चलो, रेडियो सक्रिय पदार्थ अर्ध आयु कितना? 2 घंटा का 32 ग्राम 10 घंटा में कितना क्षय होगा? रेडियो सक्रिय पदार्थ अर्ध आयु कितना? 2 घंटा। 32 ग्राम को उड़वा देना है पूरा, 10 घंटा में तो कह रहा है कि कितना क्षय हो जाएगा? 10 घंटा टाइम लगा देना है ना। चलिए शुरू करते हैं। कितना दिया है जी? 32 ग्राम है नु। चलो शुरू करते हैं। 32 ग्राम मेरे पास अवेलेबल है रेडियो एक्टिव मटेरियल। जब 2 घंटा टाइम बीतेगा तो हो जाएगा 16 ग्राम। चलो 2 घंटा हो गया, 16 ग्राम, फिर हमारा 2 घंटा के बाद 8 ग्राम हो जाएगा। 4 घंटा पूरा दिए, 8 ग्राम, फिर 2 घंटा के बाद 4 ग्राम हो जाएगा, फिर 4 ग्राम, फिर 2 घंटा बाद 2 ग्राम, 2 2 4 2 6 2 8, 1 बराबर 2 ग्राम जो होगा वो 1 ग्राम हो जाएगा 2 घंटा में। अब सुनना सर, टाइम टोटल कितना हो गया? 10 घंटा। सुनो, अब सुनो, 16 ग्राम। अब इसमें बोल रहा है, सवाल ठीक से समझो क्या कह रहा है। 10 घंटा में कितना क्षय होगा? कितना क्षय हो गया? सुनो, 6 ग्राम समझो, टोटल 32 ग्राम था। अब ध्यान से सुनो, कितना कितना खर्चा हुआ है। 16 ग्राम ही बचा हुआ है, खर्चा कितना हुआ था? 16 गो बचा था। फिर इधर 16 में 8, सुनो 16 बचा हुआ था, 8 गो खर्चा हो गया तो 8 गो बचा, तो बचा हुआ 8 यहाँ लिख लो। समझ में आया? 4 के बचा हुआ है, 8 था 4, तो 4 गो, 2 गो, 1 गो जोड़ लो, कितना? 31 में से घटा दो 1 ग्राम, तो खर्चा हुआ 31 ग्राम, बच गया कै ग्राम? 1 ग्राम। तो पूछ क्या रहा है कितना क्षय होगा? 31 ग्राम। आप पूछेगा कितना बच गया? 31। आंसर हो जाएगा 1 ग्राम बच गया, तो आंसर होगा सी, 31 ग्राम। सी 97 कि 96 मिनट के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का केवल 1/8 भाग शेष रह जाता है। इसकी अर्ध आयु कितनी होगी? हो गए तो नीचे ना बोले। हाँ सुनो, 97 नंबर। सुनो, खत्म है अब। एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऐसी दर से विघटित होता है कि 96 मिनट के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का
केवल 1/8 ग्राम शेष रह जाता है, इसकी अर्ध आयु क्या होगी? बात करोगे तो नहीं बन पाएगा, ध्यान से सुनो। कितना है ये तो नहीं पता, कितना है तो नहीं पता, लेकिन हम नहीं पता तो हम उसको थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि 96 मिनट के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का केवल 1/8 शेष रह जाता है, इसकी अर्ध आयु कितनी है? सुनो अब, 96 मिनट, 96 मिनट के पश्चात, 96 मिनट तक हमको पहुंचना है, 96 मिनट तक अगर पहुंचना है तो अर्ध आयु कितना था? टोटल 96 मिनट, मतलब x का x/8 हो गया, ठीक है, x का x/8 हो गया। हम सवाल जब बना रहे थे तो सबको ऐसे जोड़ रहे थे, तब ना 10 घंटा आया है, तो इसका मतलब टोटल टाइम हमारा अरे ओकरा बेस पर बना होता नहीं। सुनो, ऐसे तीर का चिन्ह, यहाँ तीर का चिन्ह हमको नहीं पता है कि कितना है। अरे डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो छोड़ देंगे, अभी डिस्टर्बेंस मत कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कितना बच गया, x/8 अगर बच गया है तो इधर कितना था कि x/8 हो गया, इधर हमारा x/4 था, तभी ना ये इसका आधा बच गया, माने x/ क्या हो गया 8। तो अब दोनों x है तो x/2 हुआ, फिर x/2 है तो कितना हुआ x/4 हुआ। अब x/4 था तो कितना हुआ, हमको यहाँ तक पहुंचना है, 3 टर्म में पहुंचना है। अच्छा, कुल समय ये t1 और ये t2 और t3, टोटल समय कितना? अच्छा, अब पहला वाला सवाल बनाए हैं तो सब बराबर बराबर टाइम था, इसका मतलब हुआ कि 96 को कई भाग में बांटना है, 3 भाग में, तो 3 से भाग देते हैं, 3 का 9, 3 का 6, 32 आया। तो ये दो हमारा दो जो टाइमिंग था, यही ना सवाल में, पिछला वाला सवाल में ठीक से पढ़ो कि 2 घंटा ही हमारा अर्ध आयु था। इसका मतलब ये हुआ कि हम 96 में 3 से भाग दी तो जो आएगा वही हमारा अर्ध आयु होगा, और सवाल में यही पूछ रहा है कि अर्ध आयु क्या है, तो ऐसा क्या हो जाएगा 32 मिनट। तरीका समझ में आया? जो सीख गए अच्छी बात है, नहीं सीखा तो भी कोई बात नहीं, आंसर 32 मिनट होगा। 98, इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होगा? चलो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो तब आंसर बताना। मान के चलो ये आपका सघन माध्यम है, ये विरल, प्रकाश की किरण जब सघन से, तो ये सीधे जाना चाहती है लेकिन इधर मुड़ जाती है। अब ध्यान दो, यहाँ का कोण आई है, ठीक है। अब फिर से सुनिए, ये इतना हो गया, ये इतना पे आ गया, तो उस कंडीशन में ये जो किरण ऐसे आ रहा था, ऐसे ये इतना पे आ गया, तो ये सी बन गया। अब यहीं से मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है, अगर सघन है तो हो सकता है कि ये पानी हो, ये क्या हो, हवा, तो पानी और हवा, अगर पानी होगा और हवा होगा तो सी इतना बन रहा है, ठीक है। वही पानी के बजाय आप पढ़े होंगे कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ज्यादा होता है, और क्रांति कोण भी ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा क्रांति कोण हीरा का, यानी जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा, जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा उसका क्रांति कोण ज्यादा होगा। तो पानी से ज्यादा घनत्व कांच का होता है, और जितना घनत्व कम होगा उतना ही क्रांति कोण ज्यादा होगा।
तो हमको बस देखना ये है कि किसका घनत्व सबसे ज्यादा और किसका घनत्व सबसे कम है, वही क्रांति कोण का उत्तरदायी होगा। तो अब आप ऑप्शन चुनिए, किसका घनत्व ज्यादा और कम है। सबसे ज्यादा घनत्व कांच का, सबसे कम हवा, तो आंसर होगा कांच हवा, सी। तरीका समझ में आया? तो आंसर सी हो जाएगा। लाख मतलब एगो नाइट, ठीक है, यानी लाही जो कभी कहते हैं, जो कैसे बनाता है लाही, लाही जिससे चूड़ी उड़ी बनाया जाता है, लाख को कांच से रगड़ते हैं, मतलब एगो नाइट को कांच से रगड़ते हैं तो लाख पर आवेश उत्पन्न, लाख बोले तो एगो नाइट, ठीक है। आंसर बोलो। लाख पर तरीन आवेश, ऑप्शन नंबर बी। नाभिक घनत्व की कोटि बता चुके हैं, 10 के पावर 17 बता चुके हैं। दुनिया में सबसे भारी 10 के पावर 17, आंसर हो जाएगा बी। थैंक यू सो मच। हाँ,